सभी पार्टी बहुत वीक है। ये है कि यही 2 पार्टीज़ हैं बड़ी वहाँ पे। एक तो पीपीपी जिसके भुट्टो साहब की फैमिली की पार्टी है और दूसरे पीएमएनएल जो कि नवाज़ शरीफ की फैमिली की पार्टी है। इन्हीं का हालात इतने बुरे हैं आतंकवाद को चलते हुए पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी संगठन जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो खिलाफ हो गए हैं, आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की वापसी पाकिस्तान के अंदर। लगभग 4 साल के बाद ये लंदन से वापस आ रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जेल में थे। हेल्थ इश्यूज की वजह से इनको इजाज़त मिली थी जेल से वहाँ जाने के लिए। सरकार ने उन्हें फिलहाल बेल दे दी है। आज वो आ चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब वो लाहौर आज पहुँच रहे होंगे। वहाँ मीनार-ए-पाकिस्तान जो है यानी जो टावर है मेन उस पे वो एक अपने पार्टी के वर्कर के साथ मीटिंग भी करेंगे। बड़े फैन-फेयर बड़ी तैयारियाँ हैं। 2 छोटे जहाज़ हायर किए गए हैं ताकि वो फूल बरसा सकें और वो एक चार्टर्ड प्लेन से लंदन से आई थी। और उनके ऊपर बहुत सीरियस केस हैं करप्शन के। उनकी 2 बड़ी कंपनीज़ के ऊपर जिसमें इनके ऊपर एलिगेशन है कि करप्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे की हैं और जिसकी वजह से इन्हें ये पाकिस्तान में करप्शन आम बात है। नवाज शरीफ तो मशहूर थे करप्शन में। जो पीपीपी के सरबराह हैं आसिफ जरदारी साहब, उनको मिस्टर 10% कहा जाता था। उन्हीं ने भी बहुत पैसे वहाँ कमाए बनाए करप्शन से रिश्वत ले लेके। और भी बहुत से लोग मुलविस हैं रिश्वत के चक्कर में। ये आम बात थी। और सबसे बड़ा करप्ट जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में वो सेना है। उसका तो आप सोच ही नहीं सकते। पिछले जो जनरल कमर बाजवा जब रिटायर हुए तो उनकी बीवी के अकाउंट में तकरीबन 6-7 मिलियन डॉलर्स पाए गए और जिस आदमी ने ये डिस्क्लोज किया उसको सस्पेंड कर दिया गया। और वो अब शान से कभी पेरिस में दिखाई देते हैं, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी वहाँ पे। अब वो पाकिस्तान में जो भी रिटायर होता है आर्मी ऑफिसर बाहर चला जाता है। बड़े-बड़े मकान ये सब उस पहले से बनवा लेता है। नवाज शरीफ के भी 4 बड़े फ्लैट्स हैं वहाँ पे, मकान है वहाँ पे लंदन में और जिसमें वो रह रहे थे। ये वो एरिया है जो लंदन का बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ पे निर्णय लिए हैं और कहा जाता है कि ये भी करप्शन की देन है। बहुत से लोगों का मानना है। कितना सच है, कितना गलत है इसमें। दूसरी बात ये है कि ये पंजाब के हैं और पंजाब से ये हमारे वाले पंजाब इधर से उधर गए थे। इनकी फैमिली पार्टीशन के समय इनके पिता गए थे वहाँ। और ये जो थे एक वहाँ पे छोटी-सी बिज़नेस शुरू की थी, फाउंड्री लगाई थी बाद में और फिर उसके बाद बढ़ते-बढ़ते स्टील मिल हुई और अज़ीज़िया और पता नहीं क्या कंपनी बनाई। इनके पास बेपनाह पैसा आया। इनके इनके इनकी इनके इनके वालिद दोनों के ने जम के पैसा कमाया। जितना कंपनी से नहीं कमाया उतना कहा जाता है कि इन्हीं ने रिश्वत से कमाया। ये तो आने वाला समय बताएगा इंक्वायरी जिस टाइप की होती है। जब सेना इनसे नाराज थी तो इनको जेल में भेज दिया गया। अब सेना के पास कोई इस समय वहाँ पे लीडर नहीं है पाकिस्तान में तो इनको वापस बुलाया जा रहा है। सेना की मर्जी ही वहाँ पे चलती है। मगर एक बड़ी समस्या इस समय इनके सामने ये है कि इनकी पार्टी का मास बेस बहुत कम हो गया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है वो कट्टरपंथी धार्मिक संस्था की। ये फैमिली पूरी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है अ, वहाँ की जमात इस्लामी। और इनके फादर जो थे वो तबलीग जमात में काफ़ी एक्टिव नज़र आते थे।
ये स्वयं जमात इस्लामी से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। उसकी यूथ विंग में थे जब इनको ज़ियाउल हक ने वहाँ से पिकअप किया, और ज़ियाउल हक के ये बड़े ख़ास चेले थे। और आज भी रिलीजियस इंक्लिनेशन इनका वही। इनके भाई शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो मिलियंस ऑफ रुपीस जो थे वो बजट से पंजाब के उनको जैश मोहम्मद और दूसरी मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो मदरसे हैं, उनको ये फंड किया कर दिलवाते थे बजट से, मतलब स्टेट के बजट से। तो ये लोग बहुत, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है वहाँ की रिलीजियस पार्टी से, और रिलीजियस पार्टी भी इनको पसंद करती है, जबकि इमरान खान को वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आर्मी ने लेके आई थी, इसलिए उन्हीं ने बोले नहीं, अपना ज्यादा कोई उनके खिलाफ बातचीत नहीं की, लेकिन उनको पसंद नहीं थे। और ये जो है सेना से इनके बड़े अच्छे संबंध थे, बाद में इनके संबंध बिगड़ते चले गए सेना के साथ। और ये जो है कट्टरपंथी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है जो बढ़ी है वहां पे, और इस तरीके से वहां पे काम हुआ है ज़ियाउल हक के समय से। ये पाकिस्तान के अंदर जो भी आया है वो ज्यादातर उसका जुड़ाव देखा पंजाब से, इन इसी तरह के लोग थे, यही थे, और या इनकी फैमिली और उनका। फिलहाल इनका मैंने जैसे पहले बताया कि पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे आ गया है, सपोर्ट बेस श्रिंक कर गया है। इमरान खान ने कुछ किया या न किया हो, इन लोगों को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, इनको भी और सेना को भी और जरदारी को भी। जितने ट्रेडिशनल पुराने लीडरशिप थी उन सबको वो एक्सपोज करके अब जेल में बैठे हैं। एक समय वो था, ये बाहर थे, ये जेल में थे, इमरान खान बाहर थे, अब ये आए हैं, इमरान खान जेल में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की सियासत कैसे चलती है। सब चीज पाकिस्तान की सेना डिसाइड करती है। सेना सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, बाकी जितने इंस्टीट्यूशन है उसके सब मातहत हैं। वो जो कहती है, न्यायपालिका भी उसी के हिसाब से चलता है और सब। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस अभी बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जो सेना को नहीं पसंद। लेकिन ये है कि ओवरऑल जितना भी है लोअर कलर जो जुडिशरी है या मीडियम या हायर, वो ज्यादातर लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी अधिकतर वैसे ही है। और जब तक ये चल रहे हैं चल रहे हैं, जब सेना को लगेगा खतरा तो ये भी हटा दिए जाएंगे चीफ जस्टिस जो वहां पे इस समय सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये है कि अब इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो पार्टी का नाम तो हम सब जानते हैं, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम से ये जानी जाती है। और ये जो है दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स करके ये लोग चलते हैं। फैमिली का ही कंट्रोल है पार्टी के ऊपर, इनका, इनकी भाई, अब इनकी बेटी और दामाद, ये चार लोग बहुत सबसे इम्पोर्टेंट लीडर इमर्ज हो गए हैं। और यही इनके एब्सेंस में भी जो इनके भाई और इनकी बेटी जो थी वो, और दामाद, ये लोग पार्टी को चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अब ये आ गए हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने का इनका सपना है। आर्मी की अगर सपोर्ट रही तो ये जरूर बन जाएंगे। इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के लोगों का कहना ये है कि इलेक्शन नहीं होता बल्कि सिलेक्शन होता है। आर्मी तय कर लेती है कि जिसको सिलेक्ट कर लेती है वो इलेक्शन जीत जाता है। इमरान खान भी इसी के बारे में भी कहा जाता था कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मगर बाद में उनकी डिफरेंसेस हो गए। इमरान ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। इन्हीं ने भी, इनके भी सेना से डिफरेंसेस हो गए थे। उसके कई कारण थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्हीं ने वाजपेयी जी को पाकिस्तान बुलाया, वो बस की यात्रा जो हुई थी, और उसमें मीनार पाकिस्तान में वाजपेयी जी गए, उन्हीं ने वहां पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और पाकिस्तान को एक तरह से रिकॉग्निशन है कि और फिर दूसरी तरफ ये भी था कि उन्हीं ने अच्छे संबंध बनाने की बात की भारत के साथ, जो सेना को उस समय पसंद नहीं था। या सेना के साथ ये भी है कि वो नहीं चाहती कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बड़ा डिसीजन, वो सिक्योरिटी से हो, नेशनल या
फॉरेन पॉलिसी या भारत से दोस्ती या दुश्मनी का, ये वो स्वयं लेती है डिसीजन। लगता है ऐसा था कि इन्हीं ने बगैर सेना के ये, ऐसे कि जब अ, वाजपेयी जी वहाँ पे पहुँचे, तो उस समय जनरल मुशर्रफ जो थे वहाँ पे आर्मी चीफ थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनको रिसीव करने नहीं आए लाहौर में। और यही नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों के बाद मुशर्रफ ने कारगिल का ऑपरेशन शुरू कर दिया, और उनका जो हुआ वो उस ऑपरेशन से फिर ये हुआ कि और स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ी और नवाज़ शरीफ को सत्ता से हटना पड़ा, जेल जाना पड़ा, मुशर्रफ ने स्वयं सत्ता हासिल कर ली। ये एक अलग कहानी है, कभी और बात करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये फिर दोबारा से जब जीते तो फिर इन्हीं ने अ, कोशिश की कि भारत से अच्छा संबंध बने, और प्रधानमंत्री मोदी जी लाहौर भी गए, वहाँ मिले भी इनसे, इनकी बेटी की शादी में थोड़ी देर वहाँ पे रहे और चले आए। और ये भी आर्मी को नहीं पसंद था। आर्मी को ये भी नहीं पसंद था कि जब अ, इ इ इ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार इलेक्शन जीते, उनके जो शपथ समारोह था, उसमें सार्क के सभी लीडर आए थे, उसमें ये भी आए थे। आर्मी को ये बात पसंद नहीं थी, ये बगैर उसके। तो इन्हीं ने कई एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए। इनका मानना ये था कि आर्मी कुछ, सेना जो है वो कुछ काम नहीं करने देती, जो इमरान खान ने भी कहा, बेनज़ीर भुट्टो भी यही कहते थे। बेनज़ीर भुट्टो के जो फादर थे भुट्टो साहब, सीनियर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी यही बात कहते थे। उनकी भी जिस तरह से ज़ियाउल हक ने उनको मारा, हम सब जानते हैं, फांसी दी गई। फिर उसके बाद बेनज़ीर की जिस तरह हत्या आतंकवादी ने की, उस आतंकवादी के पीछे कौन था सब जानते हैं। फिर उसके अलावा ये हुआ कि इनको जेल जाना पड़ा, जेल से फिर इंग्लैंड ये चले गए, क्योंकि इनके बड़े घनिष्ठ संबंध जो थे सऊदी किंग से थे वहाँ पे। अब्दुल्ला और सऊदी घराने से, इनके हाउस ऑफ सऊद से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उन लोगों ने इनको जेल से निकलवा के वहाँ भिजवा दिया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब इमरान खान को लाया गया, सेलेक्ट किया गया इलेक्शन में, और फिर उसके बाद इमरान खान के डिफरेंसेस हो गए आर्मी से। रीज़न ये है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो चाहती है कि उसको कुछ आज़ादी मिले काम करने की। वो चाहती है कि कुछ कर सक के जाएँ, ताकि जिससे उसको अगला इलेक्शन जीतने में आसानी हो, और कुछ अ, दबाव न रहे सेना का। तो वो जब कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती है, तो सेना उनको हटा देती है, जेल भेज देती है, बड़ी गत बनती है उसकी, जैसे इस समय इमरान खान की बन रही है। इनके साथ भी वही हुआ। अब क्योंकि इस समय कोई लीडर नहीं है, सेना के पास कोई चॉइस नहीं है, और दूसरे क्योंकि ये इनके अच्छे संबंध सऊदी अरेबिया से भी हैं, वहाँ की रॉयल फैमिली से, फिर उसके अलावा ये अ, वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ, जो एक बड़ा रोल है, जिसका सेना के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं ने कुछ माफ़ी-तलाफ़ी भी हुई होगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके सामने काम करेंगे। इलेक्शन होंगे, कब होंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि जल्दी ही इलेक्शन होंगे, और उन्हीं ने, उनका मानना ये है कि वो उनका कहना ये है कि वहाँ पे अ, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, उसका डिमार्केशन करना होगा, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बहुत सी बनानी है। तो वो कार्यक्रम वहाँ पे फिलहाल चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पहले खबर आई थी कि फरवरी में संभव होगा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले होगा उससे। अब जब भी सेना को सूट करेगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कर लेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट है इस समय, वो तो बिल्कुल ही कठपुतली होती है। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका तो कोई बेस भी नहीं। एनीवे ये इस समय उनके हालात हैं वहाँ पे जो चल रहे हैं। दूसरे ये है कि इंटरनल सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है वहाँ पे। सभी पार्टियां बहुत कमज़ोर हैं। इमरान खान की पार्टी जो सबसे पॉपुलर है, उसके अधिकतर लीडर्स जेल में हैं, और इमरान खान स्वयं भी जेल में है। और उसके अलावा ये भी है कि उम्मीद इस बात की भी है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि वहाँ हो सकता है कि उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ने से
बैन कर दी जाए। उनको पार्टी को इलेक्शन से पहले बैन भी कर दिया जाए, यानी अनुमति ना मिलेगी उनको इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन ये है कि इस वक़्त जो चॉइस है वहाँ पे एक ही बचती है, जिसकी फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में है, पैन पाकिस्तान में। हालाँकि बहुत कम हो चुकी है, उसको ही लाने की इमरान खान की जगह उसको लाने की बात चल रही है, नवाज़ शरीफ की। अब नवाज़ शरीफ साहब आए हैं, मैं समझता हूँ गिव एंड टेक होगा, सब बातें होंगी। गिव एंड टेक क्या, जो आर्मी कहेगी वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें जाना, इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। सभी पार्टी बहुत वीक है। ये है कि यही 2 पार्टीज़ हैं बड़ी वहाँ पे। एक तो पीपीपी जिसके भुट्टो साहब की फैमिली की पार्टी है, और दूसरे पीएमएनएल जो कि नवाज़ शरीफ की फैमिली की पार्टी है। इन्हीं के पास वर्कर्स हैं, कैडर हैं और यही इलेक्शन लड़ेंगे। हालाँकि दोनों कमज़ोर काफ़ी हो चुकी हैं। अ, सपोर्ट बेस भी कम हो चुका है, अनपॉपुलर भी हैं बहुत से एरिया में, इवन पंजाब में भी इनकी सपोर्ट बहुत कम है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी बड़ी समस्या ये है, समझो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल क्राइसिस तो फिर भी सँभल जाती है। इन जो होता है कोalition गवर्नमेंट बन जाती हैं, एक जॉइंट डिक्लेरेशन आ जाता है जिसमें तय हो जाता है कि क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या-क्या प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम पे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और काम हो जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में इस समय जो पाकिस्तान है, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी हुकूमत वहाँ पे, इमरान खान स्वयं भी आ जाएँ जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो वो भी उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा उस इकोनॉमिक समस्या को सॉल्व करना। अ, रुपए की वैल्यू कुछ बची नहीं है, डॉलर के आगे 300 ढा पौने 300, 270, 280 हो जाता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है। फिर इन्फ्लेशन बेइंतहा स्काई रॉकेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न ये है तेल की कमी। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इनका घट गया है बहुत, हमेशा 6, 5, 8 बिलियन के करीब से भी कम होगा इनका, ऐसा ही है कुछ। अ, तो ये पेमेंट नहीं कर पा रहे तेल का जो खरीदेंगे। इनको जो कुछ तेल मिलता है यूएई से या सऊदी अरेबिया से मिल जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर, जो कि इनको देना मुश्किल है, इसलिए तेल की प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं। उसके बढ़ने के कारण हुआ ये है कि बहुत सी कंपनीज़ बंद हो गई हैं, क्योंकि बिजली के भी दाम बढ़ गए हैं, तेल की भी क्राइसिस आ गई है, तो छोटे-बड़े कारखाने बंद होते चले गए हैं। उनको और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट बहुत डाउन है। मार्केट इसलिए डाउन है कि लोगों के पास परचेज़िंग पावर नहीं, खरीदने की ताकत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें, लोग केवल जो ज़रूरी सामान होता है, वो खरीदते हैं। गेहूँ, दाल, चावल हम जानते हैं कितना महँगा है, कई बार हम बता भी चुके हैं उसके बारे में। दाम बढ़ते जाता है। एग्रीकल्चर जो उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, वो अ अ, वो पिछला जो सैलाब आया था, फ्लड जो आए थे, उसमें बर्बाद हो गया है, बहुत बड़ा रीजन उनका। क्योंकि फ्लड के साथ-साथ मिट्टी भी आ गई थी और जिस मिट्टी ने खेती करना इनको मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। उनको मिट्टी हटानी, फिर उसके बाद खेत तैयार करना। दूसरी बात ये कि कई लाख मकान जो थे कच्चे, ये बड़ा जो एरिया था, बहुत सा एरिया, जिसमें बहुत गरीब लोग रहते थे, कच्चे मकान थे, वो सब बह गए। और छोटे-मोटे पक्के मकान भी पानी के फ़ोर्स इतना था कि उससे वो भी टूट गिर गए, बह गए। हालाँकि इंटरनेशनल एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन्हें लगभग $9 बिलियन प्लेज किया है। अब उसके ऊपर काम चल रहा है। कितना पैसा लोगों को मिलता है, क्या होता है, इसका अभी ब्यौरा नहीं है। करप्शन बहुत है, देखिए क्या होता है उसका हशर सही लोगों तक पैसा पहुँचता है या आधे से ज़्यादा गायब हो जाता है। ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। बराबर ये लोग ये जो है आईएमएफ से लोन लेते रहते हैं। आईएमएफ इनको दे चुका है, अभी भी लोन दिया है उसने $3 बिलियन का। इनको $3 बिलियन मिलने के बाद फिर 2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने और 1 बिलियन यूएई ने भी दिया इनको, और चाइना भी लगातार इनको देता रहता है। चाइना इतना ही पैसा देता है कि ये डिफ़ॉल्ट ना होने पाए। और अ, हालात इतने बुरे हैं,
आतंकवाद को चलते हुए पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी संगठन जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो खिलाफ हो गए हैं, आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं। तो इस कारणवश जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर, लोग घबरा रहे हैं। वायदा ज़रूर करते हैं, एमओयू साइन हो जाता है। सऊदी अरबिया ने भी एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया कि वो वहाँ पे अ, वो लगाएगा रिफाइनरी, लेकिन ये कि सब हिचकिचा रहे हैं इस समय वहाँ पे इन्वेस्ट करने में। पैसा लोग वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ प्रॉफ़िट हो, प्रॉफ़िट वहाँ दिख नहीं रहा है लोगों को। ये स्थिति है वहाँ पे। और बारोड मनी से, उधार की मनी से मुल्क चलते नहीं, कब तक उधार लेंगे ये? जो इनके सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों का मानना ये है कि पाकिस्तान इज़ एडिक्टेड टू डेट, इसकी आदत पड़ गई है उधार लेने की। नवाज़ शरीफ ने भी बार-बार इस बात को कहा है कि किस तरीके से उनको हर वक़्त जाना सरकार को जाना पड़ता है पैसा माँगने के लिए, और उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन भी खराब हो गई। अब ये इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्हें कम से कम $100-200 बिलियन डॉलर चाहिए, वो मुश्किल है, ताकि फ्यूज़ कर सकें और दोबारा से रेल पे आएँ। एक इनके पास अच्छी बात ये है कि इनको उम्मीद है कि इस साल इनका रेमिटेंसेस जो आते हैं अरब कंट्रीज़ से और बाहर जो पाकिस्तानी हैं, उनके ज़्यादा आने की चांसेस लगता है। देखिए इकोनॉमी के वीक होने की वजह से वो लोग भी हवाला और इस तरीके से पैसा भेज रहे थे और या बहुत मिनिमम पैसा भेजते थे। इस समय वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 30-40 बिलियन डॉलर को मिल जाए। ये आने वाला समय बताएगा। दूसरे ये है कि इनकी जो टाइज़ हैं, वो चाइना से बहुत अच्छे हैं, ऑल वेदर फ्रेंड हैं, दोनों बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। अ, दोनों का कन्वर्जन इंटरेस्ट है भारत के खिलाफ, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वहाँ से ही इनको मदद मिलती है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के बगैर इनको आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल सकता। बगैर आईएमएफ की मदद के फिर दूसरे भी पैसा नहीं देते देश। तो आईएमएफ से पैसा लेने के लिए अमेरिका की शर्त होती है कि उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर। जब इन्हीं ने तालिबान के साथ अमेरिका की नेगोशिएशन करवाए और उनकी एक पीस डील करवाई, तो अमेरिका ने इनको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उससे बाहर कर दिया, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। उम्मीद थी कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा हुआ नहीं, हालाँकि ये ग्रे लिस्ट से बाहर। जब इन्हीं ने प्रॉमिस किया है अभी कि हम आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, तो इनको वहाँ से आईएमएफ से लोन मिला है। अब ये इनके साथ समस्या ये है कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं तो चाइनीज़ नाराज़ होते हैं, चाइनीज़ इंटरेस्ट प्रमोट करो तो अमेरिका खुश नहीं रहते। तो ये एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल है करना। पब्लिक ओपिनियन भी अमेरिका और चाइना दोनों के खिलाफ नज़र आती है। आए दिन वहाँ जो बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर। बहुत से चाइनीज़ वर्कर और इंजीनियर उनकी हत्या भी हुई है और वो लोग जो मेगा प्रोजेक्ट उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे वो वहाँ पे बोला जाता है, उसके तहत बड़े-बड़े प्लांट लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने। लेकिन ये सारे इतने बड़े हैं कि पाकिस्तान इनको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता, इनका इंटरेस्ट तक देना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। बिजली के प्लांट्स लगाए हैं बड़े-बड़े, उन प्लांट्स की जो बिजली की कॉस्ट आ रही है बहुत है, तो वो ले नहीं पा रहे, इसलिए बिजली सारी चाइना जा रही है। पोर्ट बनाया है, उसके ऊपर भी कहा जाता है कि वो भी कुछ समय के बाद चाइना, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट उन्हीं ने श्रीलंकन्स को देना पड़ गया चाइना को, इसी तरह से ग्वादर पोर्ट भी उनके पास जाए। ग्वादर के लोगों का या उस क्षेत्र के बलूचिस्तान के लोगों का कहना ये है कि बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका कल्चर, उनका खान-पान और उनकी पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट हो रही है, बाहर के लोगों की ज़्यादा है। यानी उनको लगता है कि वो अगले 10-20 साल में माइनॉरिटी में आ जाएँ। वो भी बहुत चिंतित हैं। हालात बुरे हैं, वहाँ पे बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ धार्मिक हैं, जो वहाँ पे अलग-अलग जो कि जिनके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल भी धीरे-धीरे छूटता चला जा रहा है। आए दिन जो बलूच पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे भी अ, झड़पें होती रहती हैं, पाकिस्तान भी उससे नाराज़ है। अफ़गानिस्तान में इन्हीं ने तालिबान की मदद की, तालिबान को लेकिन तालिबान से इनके अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि तालिबान
जो है वो डूरन लाइन को नहीं मानते और अफ़गानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डूरन लाइन जो सर डूरन ने बनाई थी, विभाजन किया था जिसके तहत पख पश्तून एरिया का बड़ा एरिया पश्तून का जो है वो पाकिस्तान में वो लिए आए थे। सेकंड एंड थर्ड इंडो अफ़गान एंग्लो अफ़गान वार जो हुई थी उसके बाद ये इस तरह से हुआ था विभाजन। तो वो लोग यूनिटी की बात करते हैं, दोनों क्षेत्रों की यूनिटी होनी चाहिए। तहरीक-ए-तालिबान भी उसी की बात उसी तरह वो सबसे ज़्यादा उसके ऑपरेशन जो है वो जो सेना के ऊपर या पुलिस फ़ोर्स पे होते हैं, वो बलूचिस्तान और दूसरे वो अ, पख जो खैबर पख्तूनख्वा है जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, जहाँ पे बादशाह का किसी होते थे, वहाँ के ऊपर है। ये हालात इतने बुरे हैं, इन हालात में नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से वापस आए हैं। अब देखना ये है कि क्या वो कोई अ, मैजिक वैन है उनके हाथ में कि वो एकदम से सबसे समस्याओं का समाधान पाने में समर्थ हों। ये अभी कहना जल्दी है, हम लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अ, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी। जल्दी ये